नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो यूपी टीईटी का आपका एग्ज़ाम है, आपने देखा होगा यूपी टीईटी 2021 का एग्ज़ाम जो है वो 28 नवंबर को डेट प्रेस्क्राइब्ड है, पहले से ही पीएनपी ने डेट बता दी थी। एग्ज़ाम में कम टाइम बचा हुआ है। लास्ट टाइम हम देखेंगे, आज बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बाल विकास के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे नया टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आपने जैसे पर्यावरण हो गया, ईवीएस हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, और इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये आपने कभी न कभी पढ़ा जरूर होगा। आपने इंटरमीडिएट तक, ग्रेजुएशन लेवल में कभी न कभी पढ़ा होगा। लेकिन ये बाल विकास वाला जो टॉपिक है, ये आपका बिल्कुल नया टॉपिक है। और इससे आपने देखा होगा, सिलेबस के बारे में अगर देखा हो तो 5 टॉपिक होंगे इसमें। बाल विकास, ईवीएस, मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, और हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। तो हिंदी आपके लिए मस्ट है। संस्कृत और हिंदी में से आप एक भाषा सेलेक्ट करेंगे, तो 1, 2, 3, संस्कृत हिंदी में से 4, संस्कृत और अंग्रेजी में से कोई एक भाषा आपको सेलेक्ट करनी है, 4 होगी, और गणित 5। ये 5 सब्जेक्ट आपके हुए। अब इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम पे। ओके, सबसे पहले हम बाल विकास के बारे में बात करेंगे। देखिए, बाल विकास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आपके लिए सबसे नया है। नया इसलिए क्योंकि आपने कभी इसको पढ़ा नहीं, हमने पहले भी बात करी। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सबसे पहले तो बाल विकास क्या है, बाल विकास के बारे में डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। ओके, बाल विकास में सबसे पहले आपको अवस्थाओं के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। जैसे शैशवावस्था हो गई, ओके, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो ये प्रमुख विषय अवस्थाएं हैं। फिर इन अवस्थाओं के बारे में भी कुछ प्रमुख कथन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कई मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की अवस्थाओं में गर्भावस्था को नहीं शामिल किया है। कुछ लोगों ने बाल्यावस्था को शामिल किया है, गर्भावस्था को नहीं किया। कुछ लोगों ने गर्भावस्था को भी शामिल करके बताया है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अवस्थाओं के बारे में। मीन्स उनका एज ग्रुप क्या है, मीन्स किस एज में वो आएंगे। जैसे हम बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था का टाइम पीरियड क्या है। ओके, 6 से 12 वर्ष। ओके, 6 से 12 वर्ष का टाइम जो है वो बाल्यावस्था में आएगा। इसी तरह 12 से 18 वर्ष का जो समय है वो किशोरावस्था में आएगा। इस तरह आपको अवस्थाएं, कौन सी अवस्था है प्लस उस अवस्था का टाइम पीरियड क्या है, जैसे गर्भावस्था का टाइम पीरियड क्या है, शैशवावस्था का टाइम पीरियड क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। और इन अवस्थाओं के बारे में प्रमुख कथन है, कई मनोवैज्ञानिकों ने इनके बारे में कथन बताया है कि जैसे बाल्यावस्था को किसी मनोवैज्ञानिक ने सबसे शांतिपूर्वक, मीन्स सबसे उत्साह का टाइम बताया है। कुछ लोगों ने किशोरावस्था को सबसे संघर्ष, तनाव, तूफान और संवेग की अवस्था बताया। तो इस तरह के जो कथन वाले हैं, आपने अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर किए हों, या आपने कुछ प्रैक्टिस सेट अगर सॉल्व किए हो, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और सबसे हिट टॉपिक है। आप देखिए, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे, आप देखिएगा। ठीक, फिर आपको प्रमुख कथन मैंने बताया। प्रमुख कथन केवल बाल विकास, ये अवस्थाओं के बारे में ही नहीं, बाल विकास में और जो टॉपिक हैं, जैसे बुद्धि के कई सारे प्रकार बताए गए हैं। तो बुद्धि के बारे में कई लोगों ने कथन दिए हैं। इसी तरह बालक की अवस्थाएं, बाल विकास की जो अवस्थाएं, उसके बारे में कथन दिए गए हैं। इसी प्रकार आपका जो व्यक्तित्व है, अधिगम है, इसी तरह जितने भी टॉपिक हैं आपके एग्जाम में, उससे रिलेटेड जो प्रमुख कथन है, जो प्रमुख इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिकों ने जो कथन दिए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर मैं कहूँ इन पूरे टॉपिक में जितने भी इधर हमने लिखे हुए हैं, इसमें अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, तो ये आपका प्रमुख कथन वाला है। प्रमुख कथन वाला और प्रमुख सिद्धांत वाला, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपको 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे। तो 30 में से कम जो है 5 से 7 क्वेश्चन आपको इन्हीं दोनों से मिलेंगे। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नो डाउट प्रमुख कथन, जैसे प्रमुख कथन हो गया, ये याद करना थोड़ा सा कठिन है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कथन जो है वो एक तरह के लगते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ बालक की अवस्थाएं, बाल विकास की जो अवस्थाएं, उसके बारे में जो कथन दिए हुए हैं, तो बहुत सारे कथन हैं और हर कथन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। क्योंकि बाकी आपकी लैंग्वेज जो है सेम है, तो आपको किसी न किसी टेक्निक से कैसे भी करके आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जगह से। इसी तरह प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे एक बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत, बुद्धि का
तीन तत्व सिद्धांत, इस तरह के जैसे सिद्धांतों के बारे में है तो उसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन है आपका। ओके, जैसे प्रमुख कथन है पूरे बाल विकास के जितने चैप्टर हैं, उसी तरह प्रमुख सिद्धांत भी हैं इन्हीं के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। बहुत ज़्यादा डिटेल में मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप ढंग से तैयारी कर रहे होगे तो आपने इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, आपको केवल रिवीजन का ही टाइम बचा हुआ। आप रिवाइज कर लीजिए, नोट्स आपने जो प्रिपेयर किया उसको आप रिवाइज करिए। ठीक, फिर वातावरण और वंशानुक्रम, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वातावरण और वंशानुक्रम क्या है, वातावरण का बालक के विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, वंशानुक्रम, ओके, जो वंश का अनुक्रम है, जैसे माता पिता से बच्चे में कौन से गुण जाते हैं। ठीक, माता पिता और बच्चे में जो दादा दादी हैं या चाचा चाची, ऐसे जो रिलेशंस हैं वंशानुक्रम का। और वातावरण, आसपास का जो सराउंडिंग्स है, आसपास का जो वातावरण है, ओके, समाज जिसमें सबसे प्रमुख तत्व है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, फिर आपकी प्रमुख संस्थाओं के बारे में पता होना चाहिए, जैसे मनोविज्ञानशाला है, हिंदी संस्थान कहाँ है। ओके, राजकीय हिंदी संस्थान, मनोविज्ञानशाला, इस तरह से SCRT का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, NCERT का हेडक्वार्टर कहाँ है, ओके, PNP का। इस तरह के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, प्रमुख जो संस्थाएं हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है। प्रति वर्ष आपको 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे और बहुत कठिन नहीं है, इसमें से बहुत ज़्यादा आप निकालोगे तो 15 से 20 संस्थाएं ऐसी निकलेंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपने पढ़ा होगा, नो डाउट। अगर आप ढंग से प्रिपेयर करें तो आपने ये सब पढ़ा होगा। बस हम केवल ये डिस्कस करें कि कौन सी चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ओके, फिर यहाँ पे व्यक्तित्व के बारे में है। देखिए, व्यक्तित्व के बारे में कई सारे लोगों ने, जैसे बाल विकास की अवस्थाएं हैं उसी तरह व्यक्तित्व के बारे में कई लोगों ने प्रमुख कथन दिए हुए हैं, प्रमुख सिद्धांत बताए गए हैं। तो इन्हीं प्रमुख और व्यक्तित्व की डेफिनेशन भी कई लोगों ने अलग अलग तरह से व्यक्तित्व को डिफाइन किया है। ओके, तो उस पर भी आपको ज़्यादा फोकस करना है और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आपको या तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन का क्वेश्चन दिया जा सकता है। ओके, जैसे किसी बालक का व्यक्तित्व है जैसे, तो उसको प्रभावित करने वाले कारक आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये थोड़ा सा आपको सोच करके करना पड़ेगा, आपको अपने हिसाब से आंसर करना पड़ेगा। लेकिन कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा, जैसे आपको कथन कारक वाला हो गया या व्यक्तित्व का सिद्धांत से क्वेश्चन हो गया, और भी अगर उस तरह के क्वेश्चन होंगे तो वो आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका समावेशी शिक्षा है। यहाँ से भी आप कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन भी मिल सकता है। ओके, तो समावेशी शिक्षा का मतलब ये हो गया कि मतलब हर वर्ग के बच्चों को, जैसे जो पढ़ने में अच्छे हैं, पढ़ने में कमज़ोर हैं, अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय से हैं, अगर उनका जैसे सपोज करिए कुछ सामान्य बच्चे हो गए, कुछ मानसिक रूप से अपंग बच्चे हो गए या कुछ विकलांग बच्चे हो गए, तो उन सभी बच्चों को, इन सभी बालकों को एक साथ एक ही क्लासरूम में बैठा के शिक्षा प्रोवाइड कराना, ये आपका समावेशी शिक्षा होता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके में एग्जाम में कई सारे पूछे जा चुके हैं और कई बार पूछे भी जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो समावेशी शिक्षा का एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा। जो मैंने बताया हुआ है 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन, तो ये आपको पर्टिकुलर मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी ईयर का। और कोई भी ईयर का ऐसा नहीं कि जो हम बात कर रहे हैं केवल यूपी टीईटी के लिए इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं। आप किसी और भी अगर एग्जाम स्टेट का टीईटी दे रहे हो, जैसे उत्तराखंड का हो गया, रीट का हो गया, अभी आपने रीट का एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन उसमें आते हैं। ओके, और सीटेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। सीटेट का थोड़ा सा सिलेबस एक ही है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्चुअल जो है वो थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। प्रमुख पुस्तकों के बारे में आपको जरूर रखना होगा, कम से कम 2 पुस्तकें, 1 या 2 पुस्तकें आपको जरूर आएंगी। ओके, 1 या 2 पुस्तकें आपसे यहाँ से पूछी जा सकती हैं, और बहुत ज़्यादा पुस्तकें नहीं, अगर आप लगभग बहुत ज़्यादा निकालेंगे तो 20 से 25 पुस्तकें ऐसे निकलेंगी जो हमसे इंपॉर्टेंट है। और यूपी टीईटी का है, इसमें क्वेश्चन आपको रिपीट होते भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन एक बार आ गया है वो आप दोबारा नहीं मिलेगा। सो आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है उसको समझने के लिए भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्लस अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है ढंग से सॉल्व किए हुए हैं, सो आपको क्वेश्चन वहाँ से रिपीट अगर होते हैं तो वो आपको मदद कर सकते हैं। ओके, सो ये प्रमुख बाल विकास के प्रमुख टॉपिक हो गए। अभी इसमें और भी रह गए हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पे प्रमुख जो विकार हैं, जैसे पठन संबंधी विकार हुआ, डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्कैल्कुलिया हो गया, इस तरह के जो प्रमुख विकार हैं उससे भी 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, तो ये आपका बाल विकास का टॉपिक हुआ जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे अलग है आपके लिए, जो भी कभी जो कि आपने भी नहीं पढ़ा होगा। ओके, तो ये अलग टाइप का है, इस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है।
फिर हम बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन की, कि पर्यावरण अध्ययन में आपको कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। देखिए पर्यावरण क्या है, आसपास के सराउंडिंग्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये आपको ज़्यादा करना है। प्रमुख अधिनियम, पर्यावरण में भी आपको जो ईवीएस है, ईवीएस के बारे में आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे बाघों के बारे में है, हाथियों के बारे में हो गया, या जो ऐसी स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं जो इंडेंजर्ड है, मीन्स जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, जैसे बाज हो गया, गौरैया हो गया, गिद्ध हो गया, इस तरह के जो हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रमुख अधिनियम जैसे बाघ संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, ओके, गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, इस तरह के अधिनियम से भी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते हैं। ओके, तो आपको एक या दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेंगे, तो आप यहाँ पे फोकस करिएगा। प्रमुख अधिनियम में से आपको लगभग 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आपको मिलेंगे एग्जाम में। ओके, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे बाघ संरक्षण का सबसे ज़्यादा पूछा गया है, बाघ संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, ओके, हाथी संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, बाज संरक्षण, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे भारत का भूगोल, अब भारत का भूगोल हमने लिख दिया है, लेकिन आपको जो ईवीएस है, जो इन्वायरमेंट है, वहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे प्रमुख नेशनल पार्क जैसे हो गए, जो प्रमुख आपके राष्ट्रीय उद्यान हो गए, ओके, और उसमें जो पक्षी विहार है उसके बारे में पूछा जा सकता है, अभ्यारण्य के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ से कम आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलेगा पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण से। ओके, तो इसमें आप देख लीजिएगा जो प्रमुख आपके जो टाइगर रिजर्व्स हैं, बाघ अभ्यारण्य है, प्लस नेशनल पार्क जो है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है, राष्ट्रीय पार्क, उसके बारे में देख लीजिएगा। और जो पक्षी विहार है, बर्ड सेंचुरी जिसको हम कहते हैं, वाइल्ड लाइफ वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसके बारे में बात करेंगे। और भारत का भूगोल जैसे लिखा हुआ है, इसी तरह उत्तर प्रदेश का, जो कि आप यूपी टीईटी का जैसे एग्जाम देंगे तो यूपी टीईटी में यूपी का जो स्पेशल है, यूपी में जो प्रमुख पक्षी विहार हैं, बाघ अभ्यारण्य हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं या नेशनल पार्क हैं, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से आप मान लीजिए अगर मैं भारत के भूगोल में ही यूपी का भी, भारत प्लस यहाँ पे यूपी का भी मैं ऐड कर दूं, तो कम से कम नहीं तो आपको 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर विज्ञान में भी आपको फोकस करना है। यहाँ पे देखिए, ये जूनियर की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं। जो प्राइमरी का टीईटी है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जूनियर का जब आप बात करेंगे तो जूनियर में तो आपका अलग हो जाएगा। ओके, तो विज्ञान में आपको क्या ध्यान रखना है, विज्ञान में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके बायो से आते हैं। ओके, आते तो सभी से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पीसीबी तीनों से आते हैं, लेकिन अगर आप बायो आपकी ठीक है तो बायो में लगभग आपको 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री से लगभग आपको 4 क्वेश्चन दोनों से मिला के मिलेंगे, लेकिन बायो से स्पेशली आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। बायो से भी क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, देखिए बायो से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, मैं इसमें रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आपको बताऊंगा मैं देख के, कि वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि वो भूगोल का क्वेश्चन है, मीन्स ईवीएस का क्वेश्चन है या वो बायो का क्वेश्चन है। ओके, सो आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना अलग हो जाएगा, लेकिन आपको बायो पढ़नी पड़ेगी। बायो में भी मानव के बारे में पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन, और जो बॉटनी है, ओके, जो वनस्पति के बारे में है या जो जूलॉजी है, वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ओके, मैं आपको कुछ सैंपल दे दूंगा, या आप अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व किए होंगे, या आपने प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व किया होगा, जहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपने देखा होगा। फिर यहाँ पे प्रमुख व्यक्तियों के बारे में है जो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे प्रमुख क्रांतियाँ हो गई, इसमें क्रांतियों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, थोड़ा सा कृषि का भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछा जाए सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस क्रांति से है। ओके, जैसे चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो किससे है, 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। इसी तरह दुग्ध क्रांति है, ओके, मत्स्य क्रांति है, और इस तरह से भी जो तो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में आपको, जैसे दुग्ध क्रांति का है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, सो ये प्रमुख व्यक्तियों के बारे में हो गया। सो ये ईवीएस का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, ये आपके ज़्यादा पेट टॉपिक रहेंगे जो इसमें जहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, फिर हम बात करते हैं हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत का। देखिए, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एक ऐसे टॉपिक हैं जो आपने कभी न कभी आई एम श्योर जरूर पढ़ा होगा। जैसे हिंदी की हम बात कर लें यहाँ पे, तो हिंदी में आपका जो इतिहास है, जो भारतीय गद्य साहित्य और पद्य साहित्य का इतिहास है, उसके बारे में क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। जैसे हिंदी पद्य साहित्य के बारे में जो कथन है कि हिंदी पद्य साहित्य को स्वर्णकाल किसने कहा है, ओके, उसको स्वर्णिम युग किसने कहा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। प्लस रचनाओं के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो स्पेशल आपका
टॉपिक ही है उसमें गद्य व पद्य की रचनाएं, तो रचनाओं नाम से जो टॉपिक है उसमें आपको यहाँ पे कम से कम नहीं तो 3 क्वेश्चन जरूर मिलेगा हिंदी में। और 3 क्वेश्चन वो कैसे मिल सकते हैं, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा टॉपिक, क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा याद करने वाला है। ओके, आपको सपोज करिए कोई इंपॉर्टेंट कविता हुई या कोई गद्य हो गया, जैसे इंपॉर्टेंट कोई गद्य हो गया तो उसकी 2 लाइन आपको पद्य हो गया, प्रोज जिसको हम कहते हैं, पोएट्री, तो उसकी 2 लाइनें दे देगा, फिर वो नीचे कह देगा कि आप 4 ऑप्शन देगा, ये 4 ऑप्शन मीन्स किस कवि की ये रचनाएं हैं या किस कवि की ये पंक्तियां हैं। तो ये आपको थोड़ा सा कठिन पड़ जाएगा। आप फोकस करिएगा हिंदी में जो व्याकरण है, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, ओके, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समानार्थी, इस तरह के जो टॉपिक हैं वहां पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा। हालांकि क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वहां से भी, जैसे यहाँ पे हिंदी की हम बात करें, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत कोई भी हो तो उसमें आपसे एक दिया जाएगा, एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा। ओके, एक अपठित, वो गद्यांश भी हो सकता है और पद्यांश भी हो सकता है। ओके, अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों हो सकते हैं, दोनों आते हैं जनरली। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हो तो इसमें दोनों आते हैं। तो जैसे गद्यांश दिया होगा तो उसमें आपको गद्यांश पढ़ के 3-4 नीचे क्वेश्चन दिए रहेंगे, लगभग जनरली 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो 5 क्वेश्चन आपको इसी गद्यांश से निकालने पड़ेंगे। इसी तरह पद्यांश हो सकता है, मीन्स पोएट्री, प्रोज हो सकता है ये, या पोएट्री हो सकती है, दोनों हो सकता है। ओके, इसी तरह इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी प्रोज पोएट्री का आपको लाइन दे दिया जाएगा, आपसे पूछ लेगा कि ये अनसीन देगा, फिर उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे। ओके, सो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आप जो ग्रामर है, ग्रामर वाले पोर्शन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। जैसे हिंदी में हमने रस, छंद, अलंकार इसके बारे में बात करी, समास के बारे में, संधि हो गया, ओके, पर्यायवाची, शब्द, विलोम, ओके, और आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द, यहाँ पे ज़्यादा पूछा जाता है। और इंग्लिश व्याकरण की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में भी ऐसे आपको अनसीन पैसेज एक दे दिया जाएगा, और अनसीन पैसेज से आपको उसमें बताना रहेगा, पैसेज दिया रहेगा, फिर आपको जनरली 2 या 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, और उसी जो आपका पैसेज दिया हुआ है पैराग्राफ, उसी में से आपको आंसर जो है वो निकालना है। ओके, सो ये पद्य का हो गया, इंग्लिश में जो अनसीन पैसेज का हो गया। फिर आपको यहाँ पे इंग्लिश में ही जो आपने इंटरमीडिएट में या आपने जो प्रमुख पढ़े होंगे, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा होगा, लाइट ऑफ एशिया पढ़ा होगा, या इंग्लिश की बुक में आपने जो प्रोज पोएट्री के बारे में पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट जो हैं, जैसे जॉन कीट्स की कोई पोएम आपने पढ़ी हो, विलियम शेक्सपियर की कोई पोएम पढ़ी हो, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन कभी कभी लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, और आते ही हैं। आपने प्रीवियस ईयर देखा हो क्वेश्चन तो उसमें आते हैं। प्लस इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, एडवर्ब हो गया, या पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, ओके, और एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन, एडवर्ब, कंजंक्शन, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सिंटेक्स हो गया, सिंथेसिस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो गया, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का हो गया, वहाँ से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। प्लस इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन आपसे फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसको आप इंग्लिश में अलंकार कहते हो, उसके बारे में भी 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जनरली आपसे पूछा जाता है। तो फिगर ऑफ स्पीच को भी आप कर लीजिएगा। फिगर ऑफ स्पीच बहुत कठिन नहीं है, बस अगर आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका 1 नंबर या 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि उसमें आसान है, बस आप रिवाइज कर लीजिएगा तो 1-2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ओके, सो ये इंग्लिश के बारे में हो गया। इसी तरह संस्कृत के बारे में भी है। संस्कृत के बारे में जो माहेश्वर सूत्र हैं उसके बारे में आप बहुत अच्छे से करिए। माहेश्वर सूत्र से जनरली 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे ईवीएस में एक जगह बताना मैं भूल गया, ईवीएस में जो सौरमंडल है, सौरमंडल के बारे में आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। लगभग 2 या 3 क्वेश्चन सौरमंडल से भी आ सकते हैं। ओके, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप ग्रहों के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़िए, ग्रहों के बारे में कौन सबसे छोटा ग्रह है, कौन सबसे बड़ा ग्रह है, किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, या सबसे चमकीला ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सबसे कौन सा ग्रह जिस पे सबसे बड़ा दिन होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे ग्रहों के बारे में भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप ग्रहों को इंक्लूड कर लीजिए। ओके, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे आप ग्रह को इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो प्लैनेट्स के बारे में भी क्वेश्चन आपको आता है यहाँ पे। सो संस्कृत में आपको माहेश्वर सूत्र, संधि, समास, ओके, और इकारांत, उकारांत, अब इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, इस तरह के भी शब्दों के बारे में आपसे ज़्यादा पूछा जा सकता है। अनुवाद के बारे में पूछा जा सकता है। शब्द रूप, धातु रूप, उसके बारे में पूछा जा सकता है। शब्द रूप, धातु रूप में ये है कि आपको अगर आपने स्टैंडर्ड जैसे बालक का एक शब्द रूप याद कर लिया तो उससे जो
पुल्लिंग वाले शब्द रूप हैं तो कई सारे आप बना सकते हो उससे। इसी तरह अगर आपने जैसे नदी का स्त्रीलिंग हो गया तो नदी के याद के लिए, तो उससे आप कई सारे स्त्रीलिंग वाले बना सकते हो। तो आपको रूप और लकार, जैसे कारक, विभक्ति, वचन, ओके, लकार के बारे में या शब्द रूप, धातु रूप, इसके बारे में भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप थोड़ा सा अच्छे से फोकस करके यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप, क्योंकि ये आपने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ऐसी चीज़ें हैं जो आपने कभी न कभी हाई स्कूल तक, इंटर तक तो जरूर पढ़ा होगा। हाई स्कूल, इंटर तक आपके पास हिंदी भी रही होगी, अंग्रेजी भी रही होगी। अगर आप साइंस साइड के हो, आर्ट साइड के हो, तो हो सकता है आपके पास संस्कृत, हिंदी कुछ रहा हो। तो ये थोड़ा सा अच्छा स्कोर करने वाला है। अब यहाँ पे चूंकि आपके पास ऑप्शन है, मीन्स इंग्लिश और संस्कृत, ओके, इंग्लिश और संस्कृत में से आप कोई एक ले सकते हो, एक ही लेना है आपको सब्जेक्ट यहाँ पे, तो ये आपके थोड़ा सा सही रहेगा, छूट है आपको। प्लस अब आते हैं गणित के ऊपर। देखिए, गणित में एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अभ्यास से आता है। ओके, इसके बारे में बताना या बात करना ठीक वैसे ही है जैसे हम लास्ट टाइम में आपको बताएं कि ये पढ़िए, तो इसमें तो आपको अभ्यास से ही आएगा। बस ये है कि आप इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में जरूर रिवाइज कर लीजिए, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। ओके, गणित के बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। देखिए, गणित को हम 3 भाग में बांटते हैं। एक तो हो गया अंक गणित, ठीक, अंक गणित हो गया, फिर आपका बीज गणित हो गया, ठीक, फिर आपका रेखा गणित हो गया। इसको आप डिवाइड कर लेंगे 3-4 पार्ट में तो आपको थोड़ा सा आसान रहेगा, आसान इन द समझने के पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। फिर आपका हो गया थोड़ा सांख्यिकी का कर लीजिए, यहाँ पे सांख्यिकी के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, इन 4 पार्ट में हम बांटते हैं। सबसे पहले हम सांख्यिकी के बारे में बात करेंगे। देखिए, सांख्यिकी का टॉपिक ऐसा है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट उसका समझ लिया है, जैसे सांख्यिकी में भी आपको कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सांख्यिकी की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इसी को हम मीन मीडियन मोड कहते हैं। ओके, इंग्लिश में इसको हम मीन मीडियन मोड कहते हैं। तो सांख्यिकी के बारे में ये टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। देखिए, बहुलक बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। बहुलक में आपको अगर टेबल फॉर्म में दिया है या ऐसे डायरेक्ट एक कोई क्वेश्चन मतलब जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2, 3, 4, 2, 5, 7, 2 और 4, तो ये इसमें क्या करना रहता है। बहुलक में बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, जो जिस अंक की पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार हुई है, जैसे 2, 2, 2, तो यहाँ 2 की पुनरावृत्ति जो है 3 बार है, तो यही इसका बहुलक हो जाएगा। ओके, या अगर टेबल फॉर्म में भी आएगा तो वहाँ पे भी बहुत कठिन नहीं है, आप कर सकते हो। माध्य और माध्यिका में बस आपको ध्यान रखना है। माध्य माध्यिका में चूंकि फार्मूला लगता है, प्लस अगर सम विषम है, जैसे n अगर सम है तो उसका फार्मूला कुछ होगा, ठीक, n अगर विषम है तो उसका फार्मूला बदल जाएगा। तो इस वजह से फार्मूले आपको याद होंगे अगर, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मैथ, देखिए ऐसी चीज़ है जो केवल और केवल प्रैक्टिस से ही आएगी। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक मैथ आपकी सही नहीं हो सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि आप आखिरी के 10 दिन में मैथ सही कर लोगे। मैथ जिसकी अच्छी होगी तो पहले से अच्छी होगी। आप 10-15 दिन में या महीने भर के अंदर अपनी मैथ को इतना ज़्यादा आप सुधार नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये सांख्यिकी में आप यहाँ पे ज़्यादा फोकस करिए। इसी तरह माध्यिका के बारे में जैसे हमने बात कर ली, इसी तरह समांतर माध्य निकालने के बारे में आता, तो वहाँ पे भी अगर n सम है, n विषम है, तो समांतर माध्य निकालने का सूत्र जो है बदल जाएगा। ओके, फिर हम बात करते हैं रेखागणित की। रेखागणित में आपको कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, रेखागणित में आपको वृत्त हो गया, ओके, आयत हो गया, चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया। ओके, यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। देखिए क्या क्या हम बात कर रहे हैं। एक तो आपका वृत्त हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया और चतुर्भुज हो गया। तो चतुर्भुज में भी हम आगे डिवाइड कर देंगे। चतुर्भुज में आपका सम चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया। ओके, और नॉर्मल चतुर्भुज तो हमने यहाँ पे बात कर ही ली है। ओके, वर्ग हो गया, आयत हो गया और वृत्त हो गया।
तो इसके बारे में आपको जहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है कि वृत्त की डेफिनेशंस तो नहीं आती हैं, लेकिन वृत्त के जैसे अब इसमें भी आपको ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा फोकस रखना है वो है उसका क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक। उसका जो परिमाप है उसके बारे में पता होना चाहिए, प्लस उसका जो आयतन है, ये 3 चीज़ें। और जैसे हम चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे तो चतुर्भुज के बारे में जैसे समचतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, ओके, समांतर चतुर्भुज हो गया, ओके, इस तरह से आपको यहाँ पे बात करनी पड़ेगी। तो क्षेत्रफल का फार्मूला, परिमाप का फार्मूला, आयत का फार्मूला, ये अगर सबसे बेसिक क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट फार्मूले पे आएगा। अदरवाइज जैसे आपको क्वेश्चन वैसे कठिन करना होता है तो दे देगा एक आयत है, आयत के अंदर एक वृत्त है, तो इस वृत्त में मान लीजिए यहाँ पे कोई घास का काम करना है, इसके यहाँ पे इसके इस बीच में घास लगानी है, तो घास लगाने की अब वहाँ पर लंबाई चौड़ाई दे देगा, आपको पूछेगा घास वाले एरिया का क्षेत्रफल निकालिए, परिमाप निकालिए या आयतन निकालिए। सॉरी, आयतन इसमें नहीं आएगा, आयतन आपका मेंसुरेशन में आएगा, अभी मेंसुरेशन की हम बात करेंगे। सो क्षेत्रफल, परिमाप, ओके, ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, ओके। सो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जब थोड़ा सा पेपर कठिन करना रहता है, ओके। और जब हम बात करेंगे यहाँ पे मेंसुरेशन छूट गया, जिसको हम क्षेत्र मेंसुरेशन जैसे है क्षेत्रमिति जिसको हम कहते हैं, तो मेंसुरेशन में भी आपका जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, ओके। और प्रिज्म पिरामिड वैसे आता नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हम बात नहीं करते हैं, ओके। घन घनाभ के बारे में आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। शंकु हो गया, ठीक, बेलन हो गया, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इसमें भी आपका क्षेत्रफल है, आयतन है, वक्र पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ है, ये आपको यहाँ पे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। अब इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है, जो इसका कठिनाई स्तर है, वो अलग हो सकता है, वो थोड़े से कठिन क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, और ये केवल और केवल आप प्रैक्टिस से ही करोगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ओके। बस ये है कि आप फार्मूले जरूर रिवाइज करिए, क्योंकि कभी कभी होता है आपने उस तरह का क्वेश्चन तो सॉल्व किया होता है, लेकिन आपने फार्मूला अगर नहीं रिवाइज किया है ढंग से तो वो आपका क्वेश्चन छूट जाता है, ओके। फिर यहाँ पे अगर हम बीजगणित की बात करें, ओके, सो बीजगणित में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, देखिए। बीजगणित एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा आसान इसलिए है क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो इसमें से क्वेश्चन आप जल्दी से सॉल्व कर लोगे, ओके। बीजगणित में देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। बीजगणित में आपको ध्यान रखना है, जैसे द्विघात समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, एक घात समीकरण हो गया, और आपको जैसे b² - 4ac = 0, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसको हम विविक्तकर कहते हैं इंग्लिश में, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द्विघात में जैसे ऐसी कोई द्विघात ax² + bx + c = 0, इसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन समीकरण जो ऐसी दी रहती है जिसके फार्मूले, जिसके जो मूल हैं वो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, मींस फैक्टर विध से नहीं निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे इस विध से निकालते हैं, विविक्तकर निकाल के हम उसका जो मूल है वो निकालते हैं, ओके। तो ये विविक्तकर के बारे में हो गया, और इसी में क्वेश्चन आपसे द्विघात समीकरण के बारे में हो गया, इसके बारे में हो गया, और इसमें क्वेश्चन जो है आपसे सर्वसमीकाओं के बारे में पूछे जा सकते हैं बीजगणित के ही अंडर में अगर हम बात करें, ओके। और सरल मतलब सरलीकरण, जिसको हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, सरलीकरण के बारे में क्वेश्चन आपसे हो सकता है। इसी तरह बीजगणित में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। थोड़े से टॉपिक मुझको नहीं ध्यान आ रहे हैं, टॉपिक आपने देखा होगा, मीन्स कैसे आपको कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फिर हम अंकगणित की बात करते हैं। अंकगणित में आपका देखिए संख्या पद्धति सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से एटलीस्ट आपके 30 क्वेश्चन में से कम आपके 4 या 5 क्वेश्चन तो आपके संख्या पद्धति से होते हैं, ओके। फिर आपका प्रतिशतता हो गया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो गया, ओके। और आपके कुछ अगर जैसे बैंकिंग से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अंकगणित में जैसे आपका घातांक हो गया, घातांक, करणी, इसके बारे में क्वेश्चन होते हैं आपके। और कभी कभी कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने देखा है पिछले 2-3 साल में कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ओके।
कैलेंडर से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा। जैसे आज जो तारीख है, सो मान लीजिए आज तारीख है आपकी 7/11/2021, तो ये आपसे पूछ लेगा आज के दिन, मान लीजिए आपका दिन है रविवार, ठीक, रविवार है, तो 5/11/2017 को कौन सा दिन रहा होगा, या इसी तरह से प्रीवियस टाइम का या अगले दिन का, जैसे आज 7/11/2021 को रविवार है, तो 7/11/2025 को कौन सा दिन होगा। इस तरह के क्वेश्चन कैलेंडर से रिलेटेड हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हो गए जो आपको जहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। ओके, और गणित में मैंने पहले भी बताया, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप 1 दिन में या 2 दिन में कर लोगे। ये केवल और केवल प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस के अलावा और कोई विकल्प नहीं है गणित को तैयार करने का। ओके, और गणित में आप कितना भी कॉन्फिडेंट हो, ये एक स्मार्ट मूव होता है कि गणित का पेपर में जब आपको मैथ मिले तो मैथ को आप सबसे लास्ट में करिए, क्योंकि मैथ एक ऐसा टॉपिक है कि उसमें अगर आपका क्वेश्चन फंस गया तो आपका टाइम लेके चला जाएगा। ओके, सो आप सबसे बाद में मैथ को करिए, सबसे सही यही रहेगा कि मैथ को सबसे आखिरी में रखिए। ओके, क्योंकि अगर सोल्यूशन करने में आपका फंस गया कहीं क्वेश्चन, या कहीं पे सपोज करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही आपका अगर कहीं पे फॉल्ट हो गई बीच में, तो वो फिर आपका आंसर मैच नहीं करेगा, उससे आपका टाइम जाएगा। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हुए। अगर यहाँ पे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको कोई दिक्कत हो, कोई स्टडी मटेरियल की कमी हो, देखिए तमाम सारे यूट्यूब चैनल है, ऐसा नहीं कि मैं कोई इकलौता यूट्यूब चैनल है, इस तरह के तमाम चैनल है, आप कहीं से भी कंसल्ट करके, कहीं से भी देख करके, गूगल करके आप देख सकते हो, पता कर सकते हो कौन कौन से टॉपिक हैं। ओके, सो ये इसी वजह से हमने डिस्कस किया। ओके, आप अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट।